छोटे शेयर ऊंची छलांग। यहाँ पर उन शेयरों पर बात करेंगे जिन्होंने की अच्छी छलांग लगाई हैं या छलांग लगा के अब नीचे आ गए हैं, थक रहे हैं, तो उन पर स्ट्रैटेजी बनाने का वक्त यही है। ब्रजेश सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रजेश सर, कुछ एक दर्शकों के सवाल भी लेता हुआ चलता हूँ मैं, और पहले मैं आपसे बात करूँगा BLS से इंटरनेशनल पर, जहाँ पर कि हमने देखा था कि रिजल्ट्स आए थे। कल इस काउंटर में मूव भी देखने के लिए मिला। अगर हम इसका एक साल का परफॉर्मेंस देखें तो करीब 57% चला, 140 रुपये ये काउंटर चल चुका है। मैं कल मैनेजमेंट की कमेंट्री भी सुन रहा था, तो इनके पास कैश भी ठीक ठाक है, और कंपनी ने कुछ एक्विजिशन वगैरह भी किया जुलाई में, और उसके बाद भी इनके पास 1000 करोड़ से ज़्यादा का कैश बचा रहेगा। कैसे देख रहे हैं सर BLS? विवेक, इसका जो लॉन्ग टर्म के जो चार्ट है, वीकली टाइम फ्रेम का जो फॉर्मेशन है, और इट इज पॉजिटिव। तो मुझे लगता है कि एक 400 का एक इमीडिएट हर्डल है। जैसे ही ये 400 का लेवल क्लियर करता है, तो इसमें एक रेंज ब्रेकआउट वीकली टाइम फ्रेम में हमने को एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। एंड आई बिलीव ये स्टॉक वापस 450 480 तक जा सकते हैं। तो ट्रेंड और मोमेंटम दोनों ही पॉजिटिव है। पोजिशंस होल्ड रखें। इमीडिएट रेजिस्टेंस 400 के आसपास है, बट मुझे लगता है कि एक बार मार्केट में स्टेबिलिटी आता है तो ये लेवल्स वो क्लियर कर जाएगा BLS। एंड देन आई थिंक एक बड़ा मूव हमें देखने को मिल सकता है। जी। दीपांसन दत्ता जी का सवाल है साउथ इंडियन बैंक पर। सर, इन्होंने 32.83 की प्राइस के कुछ शेयर्स लिए हुए हैं। क्या करें सर? शेयर तो चल नहीं रहा, 25-26 की रेंज में फंस गया। विवेक, ये स्लो मूविंग है, और ये वैसे आउट परफॉर्मर वाले कैटेगरी में नहीं आते, जैसे कि महाराष्ट्र बैंक है, फेडरल बैंक है, या फिर PNB है, उस सेगमेंट में नहीं आता है। तो थोड़ा सा फिलहाल 50 दिन के मूविंग एवरेज के लेवल को ब्रेक करके नीचे की तरफ ट्रेड कर रहा है, और आज भी इसमें सेल ऑफ देखने को मिला है। तो बायस थोड़ा कॉशियस है। 26 रुपए का लेवल है जहां पे इसका 50 डे के मूविंग एवरेज है, थोड़ा सा डिक्लाइन हो सकता है। पोजिशंस को फिलहाल होल्ड करें। वेट एंड वॉच करना चाहिए। मुझे लगता है कि नेगेटिव बायस कंटिन्यू रहेगा। जब भी ये 20 के आसपास मिलता है फिर हम रिव्यू करते हैं। फिलहाल मुझे लग रहा है और करेक्शन देखने को मिल सकता है इसमें। बिल्कुल। नेक्स्ट काउंटर जहां पर कि हमें काफ़ी सवाल मिल रहे हैं, मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा एक तो हमारे दर्शकों से कि साउथ इंडियन बैंक पर सर आपने बहुत बार सवाल पूछ लिया है, इस वजह से जो बाकी लोगों का सवाल है टाटा पावर और साउथ इंडियन बैंक, यही दो सवाल इस समय पूरी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। मैं नेक्स्ट काउंटर की तरफ देख लेता हूँ। HCC सर, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी, यहाँ पर हमारे काफ़ी दर्शकों के सवाल मिल रहे हैं हमें, और 55 रुपये के आसपास ज़्यादातर दर्शक फंसे हुए हैं। एक रेंज बना लेता है शेयर, तो सर सब लोग यही सोचते हैं कि आराम से ट्रेड करें, 55 रुपये पर खरीद लें या 60 रुपये पर बेच दें। कुछ लोग ये बोलते हैं कि 49 पे खरीद लें, 55 पर बेच दें, 6 रुपये का मूव हमें मिलता रहता है। इस तरह की भी बहुत सारे ट्रेडर्स या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर घुस जाते हैं। अभी फंसे हुए हैं लोग, क्या करें सर? पिछली बार विवेक, जब ब्रेकआउट आया था, वो 45 के लेवल ब्रेकआउट आया था, तो वो मुझे लगता है कि ये वापस सपोर्ट की तरफ आ चुका है काउंटर। फिलहाल अभी अभी तक ये काउंटर ने बेस नहीं बनाया है, बट देन मुझे लगता है कि जिनका भी व्यू लॉन्ग टर्म है, जो लोग 55 में लेके बैठे हैं, तो मुझे लगता है कि एक बार एवरेज करें। ये जो बेस के काफी पास है, डिमांड हम कहते हैं 45 का लेवल है, वहां पे पिछली बार जहां से ये चलना चालू किया था वहीं पे आया है। एक अपॉर्चुनिटी हो सकता है री एंटर करने के लिए, लेकिन ये ट्रेडिंग बैट नहीं है। जिनको भी इसमें लॉन्ग टर्म का व्यू लेना है वो इसमें एंटर करें। ज्यादा डिक्लाइन नहीं लग रहा है यहाँ से। 45 से 43 का नीचे का रेंज है। ये रेंज में कहीं ना कहीं सपोर्ट लेके मुझे लगता है ये स्टॉक यहाँ से वापस रिवर्स करेगा, और कम से कम एटलीस्ट जो फॉल जो अभी आया है वो वहाँ ये लेवल के आसपास रुक जाएगा। तो जिनको भी पोजिशंस बनाना है, नया ऐड करना है, या फिर किसी को एवरेज करना है, तो मेरी यही सलाह रहेगी कि वो कर सकते हैं ये प्राइस। जी। एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, अमरीतप्रीत सिंह जी पंजाब से। सिंह साहब नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार सर। नमस्ते सर, पूछिए सवाल अपना। सर, मैं आपका जब दोपहर को भी सुबह भी देखता हूँ, जब भी आपका शो आता है देखता रहता हूँ आपका। बहुत बढ़िया शो है आपका सर। थैंक यू सर, थैंक यू। सर, मैंने एक इंजीनियर इंडिया के शेयर लिए हुए हैं, 150 शेयर लिए हुए हैं 255 के भाव से सर। जी सर, कितने महीने या साल इस काउंटर को दे सकते हैं आप? एक साल 1.5 साल होल्ड कर सकता हूँ। 1-1.5 साल होल्ड कर सकते हैं, पूछ लेते हैं। ब्रजेश सर, इंजीनियर्स इंडिया सर, क्या करना चाहिए इस पे? 1 से 1.5 साल का व्यू है इनका।
तो आई थिंक इसमें मेरा भी व्यू काफी पॉजिटिव है। मुझे लगता है कि ये वापस 300 350 के लेवल को क्लियरली पार कर जाएगा ये काउंटर। मेरा मानना है कि अगर वो इसको एवरेज कर सकते हैं तो उसको एवरेज कर ले, क्योंकि ये जो स्टॉक है ये 200 दिन की मूविंग एवरेज को बहुत स्ट्रांगली होल्ड कर रहा है, और अभी ये करेंट लेवल पे जो 200 मूविंग एवरेज का जो लेवल है 211 है। तो वो बहुत मुश्किल है कि 211 आएगा कि नहीं आएगा। तो मुझे लगता है कि उनको यहाँ पे एवरेज कर लेना चाहिए और पोजीशंस वापस नए पोजीशंस पे बनाने चाहिए, क्योंकि 200 का लेवल ये ब्रेक नहीं करेगा। यहाँ से 15-20 पॉइंट आगे पीछे होगा जो भी होगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है इसमें काफी अच्छा बाउंस आएगा और ये वापस 300 के करीब ये वापस हेड करेगा। तो फिर मुझे काफी श्योर हूँ कि मुझे लगता है कि यहाँ पे एवरेज कर लेना चाहिए, या किसी को नया ट्रेड भी बिठाना है तो बिठा सकते हैं। 300 प्लस का लेवल्स हमें आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है, जो काफी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव है। बिल्कुल। तो यहाँ पर सर ने बता दिया है कि 300 के लेवल में भी इस काउंटर को जाते हुए देख रहे हैं। विश्वनाथ प्रधान जी का सवाल है HAL पर। सर बहुत सवाल आते हैं HAL पर। 5,000 रुपये के शेयर लिए हुए इन्होंने, 100 शेयर, तो एक अच्छा खासा पैसा इन्होंने लगा दिया है। क्या करें? शेयर तो 4600-4700 की रेंज से निकल नहीं पा रहा। एग्जैक्टली विवेक, 4,900 का एक जहां से ब्रेकडाउन आया था, आई थिंक उन्होंने ले लिया, उसके बाद उसमें एक प्रॉफिट बुकिंग आया, और अभी मार्केट के ओवरऑल मार्केट के चलते इसमें और थोड़ा करेक्शंस देखने को मिले। पिछली बार भी मैंने बोला कि 4,200 का एक एक्सपेक्टेड डाउनसाइड है, व्यू नेगेटिव नहीं है, व्यू पॉजिटिव है, लेकिन ये जिस हिसाब से चला था उस हिसाब से अगर आप इसको बाइंग करने जाओगे तो डेफिनेटली वो हम लेवल्स कैच नहीं कर सकते। अभी जो ये करेक्शन जो चल रहा है, अभी जो 4,600 के करीब ये जो ट्रेड कर रहा है, इसमें 200-300 पॉइंट और है, इस पे करेक्शन आ सकता है। इसमें ट्रेंड रिवर्सल 4,800-850 के बाद ही होगा, टाइम लगेगा। बट देन मेरी मेरी ये सलाह है कि अगर इस 200-250 पॉइंट का और करेक्शन मिलता है तो पोजीशंस बनानी चाहिए, या फिर जिन्होंने भी नहीं बनाया वो उनके लिए अपॉर्चुनिटी हो 4,200 के आसपास पोजीशन बनाने के लिए। वहां पे हो सकता है कि अभी मेरे पास कोई कंफर्मेशन नहीं है, बट मुझे लगता है कि वो लेवल एक ऐसा हो सकता है जहां पे फिर से ये स्टॉक सपोर्ट लेगा, बेस फॉर्मेशन बनेगा, फिर कुछ वक्त लगेगा वहां पे कंसोलिडेशन होगा, बट वो एक डिमांड जोन है जहां पे लोगों को फ्रेश एंट्री करना चाहिए। और लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर बात करें तो ये जो अभी जो 5,600 तक का जो लेवल देखा था वो मुझे लगता है वो निकल जाएगा आने वाले दिनों में। चलिए, अच्छी बात है। तो सर ने कुछ होप दी है, और बहुत सारे दर्शक फंसे हुए हैं, उनको काफ़ी खुशी मिली होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें मिला है सोची जी का। ये पूछ रहे हैं कि द एग्जिट टारगेट फॉर एशियन पेंट कैन वी पुट फॉर 3,100 और वुड वी सी ए हायर लेवल ऑफ अराउंड 3,200? सर एशियन पेंट में 3,100 या 3,200 ये लेवल्स मिल पाएंगे क्या? 3,200 मिल सकते हैं, बट क्या होता है, एशियन पेंट जो स्टॉक है ये डेरिवेटिव्स वाला काउंटर है, और रिसेंटली 3,100 के जो पोजीशंस है वहां पे कॉल राइटर्स जहाँ पे जो मंदी करते हैं उन्होंने हमारे पोजीशंस बनाए हैं। तो ये देखना काफी जरूरी होगा कि 3,100 के ऊपर सस्टेन करता है नहीं करता है। अगर ये 3,100 के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो डेफिनेटली उसमें एक शॉर्ट कवरिंग आएगा, और वो 3,200 के आसपास, क्योंकि 3,100 के बाद 3,150 और 3,200 ये दोनों स्ट्राइक पर काफी अच्छे पोजीशन बने हैं। लेकिन 3,100 पे कॉल राइटर्स ने हमारे जो कॉल राइटर्स जो मंदी करते हैं, जो राइट करते हैं पोजीशन, उन्होंने काफी एग्रेसिव पोजीशन बनाए। तो मेरी ये सलाह है कि स्ट्रक्चर उसका पॉजिटिव है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से पोजीशन होल्ड रखे। 3,100 क्रॉस करता है तो मुझे लगता है उसमें शॉर्ट कवरिंग आएगा, और वो शॉर्ट कवरिंग के चलते 50-60 रुपए तो इमीडिएटली अपसाइड होगा। तो मुझे लगता है कि पोजीशन होल्ड करना चाहिए और ये ट्रिगर का वेट करे। साइन DLM, इस पर जनरली सवाल कम ही मिलता है। सनी ठाकुर जी का सवाल है, उन्होंने फ्रेश एंट्री की है या करना चाहते हैं, सर क्या करें? साइड ठीक है, वो कर सकते हैं, बट अभी कंफर्मेशन नहीं है। डिमांड के आसपास ट्रेड करें, जो 1,700 का जो लेवल है वो डिमांड जोन है। पिछली बार भी जब यहाँ से साइन करेक्शन कर गया था मई मंथ में, तो वहां से सपोर्ट लेके चला है। एग्रेसिव ना करें, अगर उनका व्यू है तो फिर 50% पोजीशन अभी बांध सकते हैं। और बाकी ब्रजेश सर, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, सॉरी, बट वो साइन DLM पर सवाल पूछ रहे हैं। वो 750 रुपये का शेयर है, 766 रुपये का। ओके, साइन DLM। यस सर। ओके ओके, एक्सट्रीमली सॉरी। सो मुझे लगता है कि ओके,
ठीक है, अभी फिलहाल तो रिसेंटली एक प्रॉफिट बुकिंग आया है, 730 के आसपास उसका डिमांड जोन है। पोजिशंस है तो पोजिशन होल्ड रखे, 730 के आसपास आता है तो एक बार वॉच करते कि वहां पे काउंटर सपोर्ट लेता है कि नहीं लेता है। व्यू पॉजिटिव रहेगा क्योंकि इसके जो लॉन्ग टर्म के जो चार्ट है, वीकली और मंथली टाइम फ्रेम काफी पॉजिटिव है। इस पे करीब करीब 1000 के आसपास के लेवल्स बनेंगे शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म के पर्सपेक्टिव से। अभी बेस फॉर्म में मुझे लगता है सिर्फ मार्केट के चलते इसमें प्रॉफिट बुकिंग आया है, ज्यादा नीचे नहीं है, यहाँ से 20-25 पॉइंट के आसपास और थोड़ा करेक्शन आ सकता है। वो अगर करेक्शन तो मुझे लगता है इसमें नया फ्रेश पोजीशन हम बांध सकते हैं। 850 860 का एक लेवल है जहां पे इसको सप्लाई मिलता है, बट जब अभी अभी सेकेंड ये जो लेग ऑफ राउंड में अगर ये सपोर्ट लेके चलता है तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में वो 850 860 भी क्रॉस कर सकता है, और जिसका जो टेक्निकल टारगेट है वो 1000 के आसपास आता है। तो मुझे लगता है इसमें पोजीशन बनानी चाहिए। जी, भागेश दोदिया जी का सवाल है, महिंद्रा एंड महिंद्रा के इन्होंने कुछ शेयर लिए हुए हैं 2800 रुपये के भाव पर, सर क्या करना चाहिए? महिंद्रा महिंद्रा फाइनेंस। सर फाइनेंस नहीं, केवल M&M। ओके, स्लाइटली प्रॉफिट बुकिंग है विवेक, थोड़ा सा नीचे आने की लग रहा है। ये एक ऐसा अकाउंट है जो ऑटो में जो थोड़ा सा अभी फिलहाल हाल ही में नंबर्स के बाद भी थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रहा है। एवरेजेस और टेक्निकल रीजनिंग के हिसाब से थोड़ा सा करेक्टिव लग रहा है मुझे। हो सकता है कि ऑन इट्स ओन उसमें फिलहाल स्ट्रेंथ नहीं है, यही रीजन है। इसका जो प्रिसाइज लेवल है जहां पे किसी को नया लॉन्ग एंटर करना है तो 2400 के आसपास का लेवल आता है, तो 2400 का अपॉर्चुनिटी मिलता है तो लॉन्ग करें। अगर एमएनएम ब्लू चिप काउंटर है, अगर आप कोई मुझे मेरा तो यही सलाह है कि एक बार एवरेज करें, पोजीशन ना काटे। अगर मार्केट घूमता है तो 2800 के ऊपर निकलना, 2800 पे काफी सारा सप्लाई है। जब भी ये काउंटर 2800 के ऊपर निकल जाएगा फिर एक नया तेजी या नया फ्रेश लॉन्ग इसमें बनता हुआ नजर आएगा। अगर अभी घूमता भी है तो 2800 के आसपास थोड़ा सा सप्लाई आने की उम्मीद है। तो बेसिकली मेरा ये मानना है कि 2800 के ऊपर नया फ्रेश बायस होगा, और 2400 अगर बाई एनी चांस मार्केट में करेक्शन आता है और इसको हम 24 के आसपास देखते हैं तो मुझे लगता है वहां पे नया तेजी फ्रेश लॉन्ग्स करनी चाहिए। जी, एक दर्शक हैं अरूप कुमार जी, उनका सवाल है IRFC पर, सर IRFC में क्या करें? अगर उनका व्यू लॉन्ग टर्म का व्यू है तो कोशिश होल्ड करें। 150 के आसपास का लेवल है, 150 155 का लेवल है जहां पे नया फ्रेश लॉन्ग कर सकते हैं। अगर वो पोजीशन है तो होल्ड करें, 150 155 के आसपास एवरेज करें। लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से इसमें 250 प्लस का टारगेट है तो डेफिनेटली पोजीशन होल्ड करना चाहिए। चलिए, अरूप जी ने YouTube पर भी कमेंट डाल दिया और फ़ोन लाइन पर भी आ गए। अरूप जी नमस्कार सर। सर नमस्कार। सर अरूप जी, मेरी एक रिक्वेस्ट है सर, एक बार क्वेश्चन पूछा करें सर। उसमें क्या होता है, बहुत सारे आपका क्वेश्चन से जो बाकियों के क्वेश्चन है वो ढक गए हैं। पीछे सर प्लीज़ अपना सवाल। ठीक ठीक है सर। IRFC में 150 शेयर है 172 रुपए में, और सर- SBI का 861 रुपए में 59 शेयर है, क्या करना चाहिए सर? बिल्कुल, IRFC पर सर व्यू मिल चुका है आपको। मैं SBI पे व्यू बात कर लेता हूँ। ब्रिजेश सर 59 शेयर हैं 861 के भाव के SBI पर। रिजल्ट्स तो ठीक ही आए थे, लेकिन रिजल्ट जब आए थे तब मार्केट के रिजल्ट्स काफ़ी ख़राब चल रहे थे। अब क्या करें? नहीं, मुझे नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम है। इसमें PSU बैंक्स में SBI काफी स्ट्रॉन्ग बेट है, प्लस ये डेरिवेटिव सेगमेंट में भी है। पिछला 2 सीरीज में 800 का एक ऐसा लेवल था जहां से नया तेजी देखने को मिला था, तो मुझे नहीं लगता इसमें ज्यादा डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। काफी अच्छा लेवल है 800 का जो लेवल है, काफी स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है। मुश्किल से अगर इन पैनिक सिचुएशन में 10-15 पॉइंट आगे पीछे हो सकता है, उससे ज्यादा मुझे इसमें नहीं। वॉलेटिलिटी ऑलमोस्ट जो इसमें जितना डैमेज होना था वो हो चुका है। एक्सट्रीम सिनारियो में 10-12 रुपए आगे पीछे होगा। मेरी यही सलाह है कि 800 के लेवल इज अ ब्यूटीफुल लेवल, यहाँ पे फिर से हमें तेजी वाला ट्रेड इसमें बांधना चाहिए, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर जो है इसमें जो पोजीशन है काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन है। तो एक तो नया एडिशंस करे, अगर एडिशंस नहीं करते तो पोजीशन होल्ड रखे। आने वाले दिनों में आपको वापस ये 850 900 के आसपास जाता हुआ दिखेगा। जी,
एक सवाल है बीईएल पर सर, यहाँ पर हमारे एक दर्शक हैं बार बार पूछ रहे हैं टारगेट क्या रखना चाहिए। अब ये नहीं बताया उन्होंने कि किस लेवल की खरीद की है। भैरव जी, मैं आई वुड रिक्वेस्ट कि आप अपना लेवल भी बता दिया करें कि किस लेवल पर खरीद है, लेकिन टारगेट पूछ लेते हैं सर, शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म बीईएल पर। शॉर्ट टर्म में मुझे नहीं लगता इतना कुछ होगा। अगर वो 6 7 8 महीने के हिसाब से नजरिए से रखते हैं तो 350 360 का लेवल इसमें बनता हुआ नजर आता है। तो वो टारगेट, वो एक टेक्निकल टारगेट है। चैनल में पर्टिकुलर ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है, चैनल के नीचे सपोर्ट लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ से बाउंस होने की उम्मीद काफी ज्यादा है। अगर ये चलना चालू होता है और सब कुछ ठीक रहता है तो 6 8 महीने में आपको 350 360 का लेवल देखने को मिल सकता है। जी, एक हमारे दर्शक हैं अंशुल शर्मा जी, शिपिंग कॉरपोरेशन पर पूछ रहे हैं कि इनके पास 284 के रेट के कुछ शेयर पड़े हुए हैं, पूछ रहे हैं एवरेज कर लें क्या? है सर। शिपिंग में काफी सारे लोग फंसे हैं। जो बीच में शिपिंग का जब न्यूज आया था, जो उछाल में बहुत सारे लोगों ने ले लिया है, पोजीशंस फंसे। हमारे यहाँ पे भी काफी सारे क्लाइंट्स हैं। जब मैं उनको वही सलाह देता हूँ, न्यूज पे इवेंट बेस पे ट्रेड ना करें। मुझे लगता है बहुत सारे लोगों ने इसी चक्कर में शिपिंग में पोजीशन ले लिया। ये वन टाइम वंडर था जहां पे उसमें एक मूव आया है। ये स्टॉक में मुझे कोई ऐसा बड़ा तेजी नहीं दिखता है। बाउंस बैक मिलता है अगर 280 300 के आसपास, तो प्लीज अपना पोजीशन एक बार निकाल लें और दूसरे स्टॉक में चर्न कर लें। जी, कुछ एक छोटे शेयर्स जहां पर कि बड़े मूव देखने के लिए मिले। आरवीएनएल, इस पर काफ़ी सवाल भी मिलते हैं हमें डेली बेसिस पर। सर आरवीएनएल में क्या करें? एक साल में तो बहुत ज़बरदस्त चला ये शेयर, 340% चला, 426 रुपये इस साल में चल चुका है। तो अगर हम इसका एक साल पहले का रेट सोच इमेजिन करें तो 125 रुपये होगा। तो मुझे स्पेसिफिकली आरबीएनएल में मेरा ये व्यू है कि अभी एवरेज वगैरह ना करें, लेकिन ये वापस अगर चलना चालू होता है और 650 के आसपास मिलता है या मार्केट के साथ इसमें अगर आपको रिबाउंड मिलता है, एक वो प्रॉफिट बांध ले, क्योंकि थोड़ा ओवर प्राइस्ड है। इतना मुझे नहीं लगता कि ये मैं प्योरली आपको टेक्निकली बता रहा हूँ, क्योंकि जो जो लॉन्ग टर्म के चार्ट में जो जिस हिसाब से रैली आया है, इसमें एक साइडवेज कंसोलिडेशन या प्रॉफिट बुकिंग आने की उम्मीद है। तो मैं फ्रेश बाइंग की सलाह नहीं है। अगर बाउंस मिलता है 650 के आसपास, 630, ये जो थोड़ा सा बाउंस बैक हो सकता है 630 के आसपास, वहां पे वो प्रॉफिट मान ले। जी, अवनीश कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं बिहार से। अवनीश जी हाय, गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल। नमस्ते। नमस्ते सर, मेरा सवाल ये है पंजाब एंड सिंध बैंक पे सर। ओके। 144 शेयर है, 62 रुपये 65 पैसे की बात है। जी बिल्कुल, पूछ लेते हैं सर। तो इसका कितना समय दे टारगेट सकते क्या हैं होगा? शेयर को? क्या सर? कितना समय दे सकते हैं सर? समय सर इसमें 3 महीने सर। 3 महीने, ठीक है। ब्रजेश सर, ट्रेडिंग मूव मिल पाएगा 3 महीने में? कुछ 62 रुपये 50 पैसे का इनके खरीद है? नहीं सर, ये जैसे कि जैसा मैंने बताया, साउथ इंडियन बैंक उसी लिस्ट में ये आता है। पंजाब एंड सिंध हाल ही में एक रैली देख आया था इसमें, अगर फिर से करेक्शन चालू हुआ है। उनके कॉस्ट के नीचे तो नहीं जाएगा। 52 रुपीज का कॉस्ट है शायद, और 55 का जो लेवल है उसमें 200 दिन का मूविंग एवरेज है। तो कहीं ना कहीं इसके आसपास आके ये सेटल होगा। तो मेरा ये मानना है कि वापस अगर 62 63 का अगर भाव जब भी मिलता है, एक वो प्रॉफिट मान ले। इसमें ऐसा कुछ आउटपरफॉर्म होगा ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है। इस पे वॉल्यूम्स मिसिंग है, लिक्विडिटी तो होगा लेकिन उतना एक्टिविटी नहीं होता है इसमें। बाउंस पे मुझे लगता है कि वो प्रॉफिट मान के कोई दूसरे स्टॉक्स में एंटर कर लेना चाहिए। बिल्कुल, तो यहाँ पर दूसरे काउंटर में एंटर कर सकते हैं। एक काउंटर है सर ट्राइडेंट, यहाँ पर भी हमें काफ़ी सवाल मिलते हैं। और टॉवल बनाने वाली ये देश की दिग्गज दूसरी बड़ी कंपनी है आफ्टर वेलस्पन, और इस काउंटर पर 38 रुपीज़ के लेवल चल रहा है। और टेक्सटाइल से जुड़ी कंपनियों में अच्छी खबर यह आई कि बांग्लादेश में जो भी क्राइसिस चल रहा है उसकी वजह से कुछ कंपनीज़ को इंटरनेशनल लेवल पर ऑर्डर्स मिल सकते हैं। दूसरा, कॉटन की प्राइसेस इंडिया में थोड़ी नीचे आ सकती हैं, तो उसका फ़ायदा मिल सकता है। कैसे देख रहे हैं सर ऑन चार्ट्स, ऑन डेटा? इसमें काफी अच्छा फॉर्मेशन हो रहा है। इसमें बहुत सारा डिलीवरी वॉल्यूम्स में अच्छा खासा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। जब भी ये स्टॉक गिरता है इसमें अच्छा बाइंग आ जाता है। बेस फॉर्मेशन, ये जो आप 38 का जो लेवल देख रहे हो, 38 से 35 बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है। मुझे नहीं लगता कि ये वो बेस ब्रेक करेगा, और आने वाले दिनों में वापस से 60 मीन ऑलमोस्ट डबल 60 के आसपास। मुझे लगता है कि अगर आप साल 1.5 साल का व्यू लेके चले तो आपका पैसे डबल हो सकते हैं।
पोजिशंस बनाए रखें और स्लोली अगर धीरे धीरे कुछ आपको इन्वेस्टमेंट में करना है बीच बीच में, तो मुझे लगता है इसमें करना चाहिए। 60 से लेके 65 का ऊपर एक टेक्निकल टारगेट बनता हुआ नजर आया, लंबी अवधि के लिए काफी स्ट्रांग है ये, तो पोजिशंस बनाए रखनी चाहिए। जी। नेक्स्ट काउंटर सर आरबीए, जिसको बर्गर किंग के नाम से भी जानते हैं लोग, और इस काउंटर पर भी काफ़ी सवाल आते हैं डेली बेसिस पर। ये काउंटर थोड़ा सुस्त है सर। देवयानी इंटरनेशनल, जुबिलेंट फूड, आरबीए, इन सभी को हो क्या गया सर? रेस्टोरेंट्स में तो काफ़ी भीड़ रहती है, इनके काउंटर क्यों नहीं चलते? हालांकि जुबिलेंट पे तो स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। देवयानी पे इतना हालांकि एक मूव आया था लेकिन वो चला नहीं है। आरबीए में भी थोड़ा सा साइडवेज चल रहा है, लेकिन इसमें मुझे ये तीनों में मुझे जुबिलेंट के जो स्टॉक है, जुबिलेंट फूड जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग दिखाई देता है, इसमें उतना स्ट्रेंथ नहीं है। अगर आरबीए से अगर पोजीशन देवयानी पे भी अगर शिफ्ट करना है, तो मुझे लगता है देवयानी इंटरनेशनल पे भी शिफ्ट किया जा सकता है, क्योंकि वहां पे ज्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटी मुझे लगता है। जी। नेक्स्ट काउंटर सर सुजलॉन, इस पर डेली सवाल मिलते हैं, बहुत सारे दर्शक हमारे फंसे हुए हैं। ट्रेडिंग के लिहाज से, डेटा के लिहाज से शॉर्ट टर्म में क्या दिखता है? खबर भी है आज कि उन्होंने एक कंपनी एक्वायर कर रहे हैं। मेरी समीर सर से भी बात हो रही थी, लेकिन ट्रेडिंग और डेटा पर क्या दिख रहा है सर? सर डेटा में वन वे रैली आया है। डेटा में जो अगर बाई एनी चांस प्रॉफिट बुकिंग आता है तो 60 तक के लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। जिनके पोजीशन से पोजीशन होल्ड करें, अगर जिनको नया पोजीशन बांधना है वो 60 के आसपास ही बांधे। अपसाइड जो टारगेट है वो तो टेक्निकल मुझे क्लैरिटी नहीं है कि कितना हो सकता है। अप ट्रेंड का स्टॉक है तो कहीं पे भी नेगेटिविटी नहीं है। करेक्शंस का अपॉर्चुनिटी फिलहाल वो भी मैं श्योर नहीं हूँ कि सी के लेवल देखने को मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। यहाँ हो सकता है कि ये जो रेंज है 70 के आसपास काफी सारा साइडवेज कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। पोजिशंस होल्ड रखें, थोड़े थोड़े टाइम के बाद फिर से रिव्यू करेंगे, लेकिन बेचना नहीं है, होल्ड रखते पोजिशन। बिल्कुल। तो यहाँ पर सर ने बता दिया कि किस तरह से आपको सुजलॉन पर स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। सर दो काउंटर पर आपकी राय जानना चाहूँगा, क्योंकि अब इस सिलसिले को थोड़ा रोकना पड़ेगा। टाटा मोटर्स और जुपिटर वैगन, एक दर्शक ने 1089 रुपये के लिए हुए हैं। पहले टाटा मोटर्स पर व्यू दे दीजिए। विवेक, टाटा मोटर्स और जुपिटर वैगन दोनों ही टेक्निकली और फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है। टाटा मोटर्स का 1000 का लेवल पकड़ के चलिए, ये बहुत मल्टीपल स्ट्रांग डिमांड जोन है। हालांकि अब जब लास्ट 2 दिन में जब मार्केट गिर भी रहा था तो मैंने यही बोला था कि स्टॉप लॉस थोड़ा सा 19-20 होगा, प्रिसाइज नहीं होंगे क्योंकि वॉलेटिलिटी में थोड़ा आगे पीछे हो जाता है। लेकिन मैं 1000 के आसपास मैं लोगों को बोल रहा हूँ कि टाटा मोटर्स आप नया पोजिशन बनाई है यहाँ पे, क्योंकि ओके। जो भी नंबर्स है जैसा भी है टाटा मोटर्स में, जो हमारी जो डायरेक्शनल कॉल है जो हम फंडामेंटली बोल रहे 1350 का टारगेट लेके चल रहे हैं हम लोग, तो ये 1000 का तो ब्यूटीफुल लेवल है जहाँ पे जिनके भी पोजीशंस नहीं है फिर से बनाने की कोशिश कर सकते हैं। 1000 मुझे नहीं लगता कि 1000 का लेवल के नीचे बड़ा मंदी या फिर यहाँ पे बड़ा करेक्शन देखने को मिल सकता है। 20-25 पॉइंट आगे पीछे होगा, लेकिन डिलीवरी या फिर लॉन्ग टर्म के परस्पेक्टिव से जिनको भी पोजीशन बांधना है 1000 के लेवल पर प्लीज आप टाटा मोटर्स में पोजीशन बनानी चाहिए। और सर जुपिटर वैगन पर, हाँ जुपिटर वैगन, इन्होंने जो हमारे दर्शक हैं उन्होंने 678 रुपये के लिए हुए हैं और लॉन्ग टर्म व्यू चाहते हैं आपसे। ठीक है, कोई कोई दिक्कत नहीं। इसमें मुझे लगता है कि टाइमिंग करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा लॉन्ग टर्म में। जो इसमें हमारा 900 950 के आसपास का इसमें टारगेट है जुपिटर वैगन में। अभी हालांकि मुझे लगता है ये काफी सारे लोगों को पोजीशंस बनाने के लिए अभी जो जो मार्केट गिरा है इसमें बहुत सारे स्टॉक्स में आपको पोजीशन बना सकते हैं, और जिन्होंने भी नहीं बनाया वो बनाए। जुपिटर वैगन पे लॉन्ग टर्म का व्यू काफी पॉजिटिव है। एग्जैक्ट नहीं बता सकता यहाँ से कितना नीचे आएगा, 500 भी बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर यहाँ से थोड़ा भी करेक्शन मिलता है तो जुपिटर वैगन में पोजीशन बनाई है। 600-620 का एक छोटा रेजिस्टेंस है, बट मुझे लगता है जिनको जो भी लॉन्ग टर्म के नजरिए से ले रहे हैं वो पोजीशन वो होल्ड कर सकते हैं। एक बार 620 का लेवल क्रॉस कर जाता है तो इसमें एग्रेसिव नया तेजी आपको देखने को मिल सकता है। तेजी मीन्स नया बुलिश मोमेंटम बोलेगा तो नया इसमें बाइंग आना चालू होगा। पोजीशन होल्ड रखें और आने वाले दिनों में आप 900-950 का लेवल आप देख सकते हो उसमें। एक दो काउंटर और ले लेते हैं सर। हालांकि मैंने लास्ट बोल दिया था, लेकिन काफ़ी सवाल मिल रहे हैं, दर्शक भी काफ़ी जोड़ रहे हैं इस समय पर। एक दर्शक हैं वो अशोक लेलैंड पर पूछ रहे हैं, 155 पर लिया है, 1 महीने का व्यू है, क्या करें? इनको तो प्रॉफिट मिल रहा है ऑलरेडी।
रिजल्ट के बाद मुझे लगता है थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आया था वापस। 260 का रिसेंट हाई है, तो मुझे लगता है प्रॉफिट मिल रहा था। प्रॉफिट एक महीने के नजरिए से अगर वो देख रहे तो प्रॉफिट मान ले। लॉन्ग टर्म में तो हमारा व्यू पॉजिटिव है ये काउंटर के ऊपर तो। और अगर करेक्शंस की भी बात करें तो 240 235 का लेवल है जहां पे इसको डिमांड है। कि नहीं, अगर किसी को अगर लॉन्ग नया भी टीजी करना है 235 के आसपास आप नया तेजी कर सकते हो इसमें, क्योंकि मुझे लगता है ये वैसे तो ये स्टॉक काफी पॉजिटिव हो और लॉन्ग टर्म का चार्ट भी बहुत इसमें बुलिश व्यू है हमारा। जी, रिया मंडल जी का सवाल है, इरकॉन पर क्या करें सर? इरकॉन फिलहाल 270 चल रहा है, तो पोजीशंस इसमें भी आप रेलवे के स्टॉक है जिसमें प्रॉफिट बुकिंग आया है। हालांकि थोड़ा सा नीचे आएगा, एक बार ये 250 के आसपास आता हुआ ध्यान में आ रहा है। जब भी ये 250 के आसपास आएगा इसमें वापस आप नया पोजीशन बांध सकते हो। मुझे इतना इस चीज का क्लैरिटी नहीं है कि वापस ये 350 जाएगा कि नहीं जाएगा, लेकिन आपको 250 से 300 का वापस जो एक अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली इसमें आपको देखने को मिलेगा। 250 पे अगर आपको तेजी करना है तो आप इसमें तेजी कर सकते हो।